होमवर्क क्या दिया था मैंने? ORH एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 कंप्लीट। आवाज आ रही है? ORH एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना था सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है ठीक है, चलिए। हाँ हम लोग करते हैं सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन। करके लाए हो सभी लोग? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है। ORH एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 दिया था मैंने ना, एक शीट मैंने जो सेंड करी थी उससे ना। चलिए शीट भी मैं निकाल लेता हूँ। ये निकाल लीजिए शीट और डाउट पूछिए। सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग। आरु को सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई डाउट है? नहीं सर। A1 और A2। A1 और A2 ठीक है। A1 के अंदर क्या है? रेट ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखो A1 में क्या बोला है? रिलेटिव रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहले सिंपल एल्कीन है, फिर एक R लगाया है, फिर कितना है, फिर एक और R लगाया है, फिर एक तरफ 2 R लगाए हैं, CHR। तो देखो हाइड्रोजन का ऐड होने आए हैं ना। हाइड्रोजन ऐड तभी हो सकता है जब इजी हो ऐड होना। तो अगर इसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलूं तो ईज कैसे आएगी? 1 2 3 4 आएगी। क्यों? क्योंकि जितना एल्कीन के चारों तरफ स्टेरिक क्राउडिंग रहेगा उतना ही हाइड्रोजन के लिए ऐड होना मुश्किल होगा। ठीक है। या फिर हम लोग हाँ ऐसा सर। बोल सकते हैं कि एल्कीन ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखें। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल कौन है? 4 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एल्कीन के पास जितने अल्फा एच होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। 4 वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो जो एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस पर हाइड्रोजनेशन उतना ही मुश्किल से होगा, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा ना अगर एल्कीन स्टेबल हुआ तो। समझे? हाँ। ठीक है। A2 में बोला है क्या? इन विच केस रिएक्शन इज मोस्ट एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब किसमें सबसे ज्यादा हीट निकलेगा, है ना? तो जिसमें सबसे इजी होगा बॉन्ड को ब्रेक करना। देखो हमेशा पाई बॉन्ड रिंग के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है रिंग के बाहर? पहले तो ये बताओ, पाई बॉन्ड रिंग के अंदर स्टेबल होता है या रिंग के बाहर स्टेबल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखते हैं। तो देखो यहां पर कितने अल्फा एच है? यहां पर है 6 अल्फा एच, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां। 6 अल्फा एच दिख रहा है? हाँ। यहां पर कितने अल्फा एच है? 1 अल्फा एच, एक यहां पर। इसमें कितने अल्फा एच है? 2 यहां, 2 यहां, 4 अल्फा एच। ठीक है। इसमें कितने हैं? इसमें है 2 यहां, 2 यहां, 3 यहां। तो कितने हुए? 7 अल्फा एच। तो कौन से वाले डबल बॉन्ड पर इजी है? इस वाले पर इजी है, सेकंड वाले। 1 इजी हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन जितना इजी होगा उतना ही ज्यादा हमारे को हीट मिलेगा। ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। ठीक सर है। ए में बोलो, और बोलो ए में। सर A6 नहीं समझा सर। A6 नहीं समझा। A6 में देखो हमारे पास क्या डाला है? लिथियम के साथ अमोनिया लिक्विड डाला। कौन सा रिडक्शन हो रहा है? बिर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन हो रहा है। बर्च रिडक्शन में क्या बनता है? ट्रांस एल्कीन होता है। बोलो। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो ट्रांस वाला एल्कीन देखना, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर इधर 6 मेंबर का रिंग है, इधर भी 6 मेंबर का रिंग है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर ट्रांस, फिर डबल बॉन्ड फिर ट्रांस, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा सर, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड समझा था इसलिए।
नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे ना। एल्कीन एल्काइन ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है बर्च रिडक्शन में, ऐसा पढ़ा है मैंने। एडिशन होता है, हाँ सर, एंटी एडिशन की वजह से। हाँ, सेक्शन ए में और कोई डाउट है? नहीं। सेक्शन बी, B4 B5 B7 B4 B5 B7। B4 B4 में क्या बोला है? हमारे को ऐसा दिया है कुछ एल्कीन। एल्कीन में क्या डाला है? CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH और उसमें सबसे पहले डाला है H2PD। H2PD डालने से क्या होता है? ये हमको ये रोजनमंड A बना रहा है। रिएक्शन। अरे H2PD से कौन सा रोजनमंड होता है? तो कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन है ना। लिंडलर। अरे उसमें साथ में CaCO3 BaSO4 ये सब भी तो होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, H2PD है। H2PD H2PT H2 निकल, ये सब है। ये लोग, ये कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन है, समझ रहे हो? प्रोसेस। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब ये सिंगल एल्कीन को तो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, इधर CH2 और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? 1 डिग्री अल्कोहल में। तो ये क्या बन गया? ये A बन गया। क्या ये A बन चुका है? हाँ, ये A बन गया है। ठीक है। हाँ सर। अब हमारे पास सेम है CH2 है ना। इसमें क्या डाला है? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड में तुम लोग देखोगे सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, बट जो हमारा एल्डिहाइड होता है उसको 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये B बन गया। क्या दिक्कत क्या थी इसमें? बोलो, कोई दिक्कत है? B5 में देखो क्या दिया है। B5 में दिया है C2H5O C2H5। ठीक है। इसमें 4 हाइड्रोजन डाले हैं, तो रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे को कोई कंपाउंड मिलता है 2X प्लस H2O। कैसे होगा? तो सिंपल है, रेड फास्फोरस हमेशा क्या बनाता है? रेड फास्फोरस के साथ HI हमेशा क्या बनाता है? अल्केन। एल्केन। तो देखो हाइड्रोजन का एडिशन ऐसे होगा, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल मिले किसके? C2H6 के प्लस वाटर। समझे? बोलो। इथेन बन गया है। हमारे को क्या मिला? इथेन। तो X पूछा था, X क्या है? X मेरा इथेन होगा। B5 के बाद क्या पूछा था? B7। B7 में क्या है? B7 में क्या दिक्कत है? सर Q नहीं समझा, Q प्रोडक्ट। क्यू सिंपल है, रेने निकल का मतलब वही होता है, वो एक तरह से निकल का ही एक फॉर्म है, निकल का ही एक प्योर फॉर्म होता है, इसलिए उसको रेने निकल टाइप बोल देते हैं। इसको सर तो सिंपल एक H2 निकल ही कंसिडर करो। हाँ ऐसे बस वो रहने मत, नॉर्मल कैटालिटिकल ही होगा ना सर फिर इसमें। हाँ, H2 निकल के साथ कैटालिटिकल ही होगा। तो देखो एल्कीन तो एल्केन में कन्वर्ट हो गया और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो ये मिलेगा, ये क्यू आ जाएगा। समझे? हाँ सर। बस हो गया। सेक्शन सी में बोलो। C5 C5। ठीक है। C5 में क्या है? सर, C5 में ऑप्शन C क्यों नहीं आएगा वो पूछना। रीजेंट पूछा है ना, ऑप्शन सी क्यों नहीं आएगा? आएगा, ऑप्शन सी भी आएगा। आ सकता है ऑप्शन सी भी।
ठीक है, बी और सी दोनों आंसर पॉसिबल है। हाँ सर। और कोई डाउट है सेक्शन सी में? सेक्शन डी में बोलो। D1 और D4। कौन कौन से? D1 D4 और बस यही है। सर उसमें वो पीरियोडिक एसिड ऑक्सीडेशन का मतलब बता दीजिए ना। D1 में क्या बोला है? पीरियोडिक नहीं है, ये लिखा है पर आयोडिक एसिड, HiO4, ठीक है, पर आयोडिक एसिड लिखा है वो। बोला है ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज आर ऑक्सीडाइज्ड बाय पर आयोडिक एसिड, द नंबर ऑफ HCOH फॉर्म्ड फ्रॉम ईच मोल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा क्वेश्चन है ना, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं कंसीडर करता हूँ इसको। ग्लूकोज क्या होता है? देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है किसी को? CHO, CH2OH, OH, H, H, आई थिंक इधर देखो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी उससे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ। ऐसा होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, कैसा ही होता है? जी सर। ठीक है, अब देखो हमको इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं पर आयोडिक एसिड के साथ। पर आयोडिक एसिड का काम क्या होता है? विसिनल डायोल। अब देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, है ना, 1 2 3 4 5 6, इधर है CHO, लास्ट में CH2OH, सभी कार्बन पर OH 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 OH। एक सेकंड रुको यार, अरे यार ठीक है, हमारे पास क्या है, सारे के सारे कार्बन पर OH 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 है। तो विसिनल डायोल वाला जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड ब्रेक होता है ना। तो हम बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हैं? ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक लास्ट कार्बन पे भी दोनों होगा ना तरफ। वो? क्या हुआ? लास्ट वाले कार्बन पे राइट से। हाँ 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 यार, ये तो सही बोला इसने, ये मैंने कंसिडर नहीं किया। इसको ऐसा बनाना चाहिए था, इधर रूप में ढंग से बना देता हूँ, इधर H और इधर OH ना, ऐसा ना, ठीक है, ऐसा। अच्छा एक चीज और हम भूल गए, हमने ऐसा लिखा था अगर बीटा बीटा पर कार्बोनिल ग्रुप लगा है तो उस पर भी हो जाता है, ऐसा पढ़ा था हमने HiO4 में शायद, कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल हो तो उस पर भी हो जाता है, ऐसा पढ़ा था। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्या, कितने मोल CH3COH मिलेगा, सॉरी HCOH मिलेगा, है ना, ये हमसे पूछा है। तो मैंने बोला था कि इसमें कार्बन अगर अल्कोहल वाला है तो एक बार ऑक्सीडाइज होता है तो क्या देता है, एल्डिहाइड, और 2 बार ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड देगा, वो भी एसिड कौन सा, HCOH वाला। तो देखो ये HCOH देगा, ये HCOH देगा, ये HCOH देगा, ये HCOH देगा, क्योंकि ये सारे अल्कोहल 2 बार ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एक बार इधर से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एक बार इधर से, ये एक बार इधर से, एक बार इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से। ये वाला अल्कोहल क्या देगा, ये एल्डिहाइड देगा, क्योंकि एक बार ही ऑक्सीडाइज हो रहा है ये कार्बन। बोलो। हाँ हाँ सर। अब ये देखो ये ऑलरेडी एल्डिहाइड था जिसको हमने एक बार ऑक्सीडाइज किया, एल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, एसिड। एसिड, तो ये भी एसिड देगा। तो ये सभी लोग क्या दे रहे हैं, एसिड। एसिड कौन सा, फॉर्मिक एसिड। तो कितने फॉर्मिक एसिड मिले, 5 फॉर्मिक एसिड मिले, 5। ये किससे मिले, ये मिले हमें ग्लूकोज से। अब बात करते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं बना के बताता हूं। ऐसा होता है, इसमें OH 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 लगे होते हैं ना, मतलब ऐसा होता है कुछ,
मेरे को इस फॉर्म में याद है, अब मैं इसको वैसे बना लेता हूँ ऐसा, CH है ना, फिर इधर OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन कार्बन, फिर CH2 के साथ OH, 1 2 3 4 5 6 है ना, सभी जगह OH है। अब इसमें पूछा है कि कितने COH मिलेंगे, है ना। अब देखो इसमें अगेन बॉन्ड ब्रेक करते जाओ, ये वाला ये वाला ये वाला O O O O O O, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, है ना। देखो ये क्या देगा, अल्कोहल एक बार ऑक्सीडाइज हुआ, ये क्या देगा, एल्डिहाइड। ये अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड। ये और ये दो दो बार ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये क्या देंगे, फॉर्मिक एसिड। अब ये मेरा कीटोन है, ये दो बार ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये क्या देगा, फॉर्मिक एसिड। कीटोन दो बार ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड दे सकता है क्या, नहीं नहीं सर। कीटोन तो फॉर्मिक एसिड दे ही नहीं सकता है, तो CO2 देगा। H कहाँ है इसके पास, H दिख रहा है इसके पास कहीं इधर उधर, नहीं सर। तो ये CO2 देगा, है ना। तो कितने फॉर्मिक एसिड मिले, 3। 3, समझे। सर एक डाउट है। सर आपने लिखा था कि ट्रांस वाले ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो वो जो OH ऑपोजिट साइड में वो भी कर सकते हैं। साइक्लिक में बोला था मैंने, साइक्लिक में। हाँ हाँ सर। ठीक है, चलो और बताओ। और D4 बोला है ना, D4 भी अच्छा क्वेश्चन है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेजिस्टेंट टू पैरायोडिक एसिड, अब पैरायोडिक एसिड में मतलब रेजिस्टेंट टू पैरायोडिक एसिड मतलब जिस पर पैरायोडिक एसिड का कोई फर्क ही ना पड़े। तो अगर किसी में ये है तो उस पर पैरायोडिक एसिड का फर्क पड़ेगा, हाँ सर। किसी में ये है तो उसमें पैरायोडिक एसिड का फर्क पड़ेगा। सर। तो ऐसा कंपाउंड ढूंढो जिसमें ये ना हो। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बी वाला। बी ऑप्शन है जिसमें CH2OH और बीच में एक CH2 आ गया फिर CH2OH, इसमें पैरायोडिक एसिड का फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी आंसर हो जाएगा। समझे हाँ क्या? सर। चलिए सेक्शन ई, सेक्शन ई पे बोलिए। बोलो बोलो बोलो। सेक्शन ई में कोई डाउट नहीं तुम लोगों को? सर E3। E3 प्रोडक्ट ऑब्टेन अबव रिएक्शन, ठीक है। हाँ। चलो यार ये तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। हमने क्या दिया है, हमको ऐसा दिया है, ऐसा है और एक तरफ OET ऐड कर दिया है ना, और उसका क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो एक तो ईथर है, फिर उसके बाद एक एल्केन है। तो पहले ईथर को देख लेते हैं। ईथर में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है जिस पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, उसका कार्बोकेटाइन बना देते हैं और अपोजिट पर O-। तो कार्बोकेटाइन किस पर बनेगा, रिंग पर या ET पर? ET पर। ET। ET पर।
ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर H और इधर OH, है ना। तो ये क्या बन गया, प्लस ETOH, बोलो। मतलब हमारे फाइनल प्रोडक्ट ये दो आ गए, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये इनॉल है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म का नाम सुना है? ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो क्या बना, डबल बॉन्ड हो, और O पर माइनस आया, कार्बन पर माइनस आया, उस पर H प्लस आके कनेक्ट हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट ये रहा, एक प्रोडक्ट ये रहा। क्लियर है? हाँ सर। बस हो गया। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म को भूलो मत, वो हमने पढ़ा, वो बीच बीच में थोड़े थोड़े झटके देके जाता है, बीच बीच में यूज आता है वो। GOC1 और GOC2 ऐसा ही है, बीच बीच में बस मिलेगा तुमको कहीं कहीं पे देखने को। समझ गए? चलिए हाँ सर। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख देता हूँ, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं ना। हाँ, कोई और कुछ पूछना चाहता है? होमवर्क क्या, एक्सरसाइज 3 तो करना नहीं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 तो नहीं करना। 10 क्वेश्चन इसमें है, अच्छा है, उसमें 16, और इसमें कितने, 5 21, मतलब तीनों कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये तीनों कर लेना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है ORM की सीरीज का लास्ट चैप्टर। ORM 1 हमने पढ़ लिया, ORM 2 हमने पढ़ लिया, ORM 3 हमने पढ़ लिया, लास्ट इज ORM 4। ठीक है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं एक बार, ऑर्गेनिक का पूरा मैं तुमको समरी बता देता हूं। ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग करते क्या है। ऑर्गेनिक एक बहुत मतलब एक ऐसा केमिस्ट्री का पार्ट है जो एक दूसरे से पूरा इंटर रिलेटेड है। जैसे 11th में हमने क्या पढ़ा था, 11th में हमने सिर्फ एक IUPAC पढ़ाया था तुमको, एक स्ट्रक्चरल क्या बोलते हैं उसको, आइसोमेरिज्म, है ना, और एक मैंने स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ाया था। इसके अलावा कुछ पढ़ा था, GOC1 पढ़ा था शायद, है ना, GOC1 11th में पढ़ाया था तुमको। हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये दो चैप्टर तो ऐसे हैं, IUPAC और स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, जिनसे है ना बिल्कुल एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आना तो थोड़ा मुश्किल होता है, ये बीच बीच में यूज होते हैं। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन के साथ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इनका मिक्स क्वेश्चन आता है, मतलब आइसोमेरिज्म पूछेगा, मतलब आइसोमर पूछेगा तो हमेशा टोटल पूछेगा, इसमें स्ट्रक्चरल वगैरह सब बनाने होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास GOC1 और 2। ठीक है, इनसे अगर कभी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आता है तो वो आता है बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर आता है। बाकी जो दूसरी चीजें, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये सब चीजें दूसरे चैप्टर में हमारे पास यूज होती रहती है। ठीक है, इसके बाद है ORM 1 2 3 4, और एक हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। बस यही काम के चैप्टर है ऑर्गेनिक में, ORM 1 2 3 4 और एरोमेटिक कंपाउंड। एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आते हैं ORM 1 2 3 4 और एरोमेटिक कंपाउंड से, और GOC1 2 इन सभी में यूज होता रहता है। या फिर आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आएंगे तो स्टीरियो स्ट्रक्चरल मिलके आएंगे। ORM 1 2 3 4 हमने पढ़ लिया है, सॉरी 4 नहीं पढ़ा है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे, और उसके बाद एरोमेटिक है। बस यहाँ तक अगर एक बार हमने एरोमेटिक पढ़ लिया, मतलब मेजर पोर्शन हमारे ऑर्गेनिक का हमारा खत्म हो जाएगा। तो ORM 1 2 3 4 से कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्वेश्चन सिर्फ ORM 1 के ऊपर बेस्ड है, नहीं होगा ऐसा। ORM 1 2 3 4 से मिला जुला क्वेश्चन आता है, कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें ORM 1 2 के मिक्स कॉन्सेप्ट हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें ORM 1 और 3 के मिक्स कॉन्सेप्ट हो। तो ORM हमको पूरा ही आना चाहिए, 1 2 3 4 सारा आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक ORM 4, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 4। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब हम लोग इसमें किसी न किसी को एलिमिनेट ही करेंगे, ना ही कोई सब्सटीट्यूट होगा, ना ही कोई ऐड होगा, ना ही ऐड होगा ना ही सब्सटीट्यूट होगा, सीधा का सीधा एलिमिनेट होगा। तो इसमें 3 तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, E1 रिएक्शन, E2 और एक E1CB। E1 E2 E1CB। ठीक है, जैसे SN1 SN2 था ना, वैसे ही SN1 SN2 की जैसा ही E1 E2, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे E1CB। हार्डली 3 लेक्चर में चैप्टर हो जाएगा।
ठीक है। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या है? तो एलिमिनेशन का मतलब देखो, मैं तो 3 तरह से बताता हूँ बच्चों को कैसे। एक तो होता है हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। कैसे? कि जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है CH3, X और Y, X और Y, इसमें जो एलिमिनेट हो रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में देखो कौन किसके पोजीशन पर है। X के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पर Y लगा हुआ है। X के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन था, X के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन था ये, और उसी पर ही Y लगा है। मतलब X के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पर Y है, तो X और Y एलिमिनेट हो गए। X और Y यहां से निकल गए तो -XY, और बचा क्या? CH3 CH और फिर 2 बॉन्ड के पेयर, मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन वो छोड़ के यहां से चले गए, है ना। तो एक तो यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर बना कार्बीन। हमें मतलब नहीं अल्फा एलिमिनेशन से, हम लोग नहीं पढ़ रहे, ठीक है। सेकंड हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन, जिसको हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। बीटा एलिमिनेशन, या फिर जिसको बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन, एलिमिनेशन है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, बीटा एलिमिनेशन। कैसे? CH2 CH2 X और Y, मतलब जो एलिमिनेट होने वाले लोग हैं XY एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पर है, कि X के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, उसके पास में बीटा और बीटा पर Y लगा है, मतलब X के रिस्पेक्ट में बीटा पड़ रहा है। यहाँ से चले CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मिलेगा हमें, ठीक है। ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन, X ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन पर छोड़ा, Y ने अपने कार्बन पर छोड़ा, दोनों ने बॉन्ड किया है, ठीक है। पास होता है गामा, जिसको भी हम लोग नहीं पढ़ने वाले, जिसको हम बोलते हैं 1-3 एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है? ऐसा होता है CH2 CH2 CH2, ये X और ये Y, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। X के रेस्पेक्ट में गामा वाले कार्बन पर Y लगा है। अगर X और Y चले गए तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। तो बताओ क्या बनेगा? ऐसा बन जाएगा। X और Y वाले इलेक्ट्रॉन जब यहां से चले गए तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो ऐसा बन जाएगा क्या? रिंग बन जाएगा। बोलो। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो 3 तरह के एलिमिनेशन होते हैं, अल्फा बीटा गामा, इस तरह से। तो हम लोग जो मेजरली पढ़ने वाले हैं वो बीटा एलिमिनेशन ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हमारा मेन जो काम की बात है उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब कौन सी रिएक्शन? E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन में क्या है? E1 रिएक्शन में सब कुछ वैसा ही है जैसा SN1 में था, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बस SN1 में सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बन रहा था, इसमें एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या, मैं एक रिएक्शन लिख के बताता हूँ। ऐसा होगा, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है CH3 CH CH3 और बीच में लगा है लीविंग ग्रुप। सबसे पहली स्टेप में क्या होता है? लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, Lg माइनस चला गया। लीविंग ग्रुप का लीव करना हमारा RDS है, तो क्या मिलेगा? CH2 CH पर पॉजिटिव चार्ज, CH3, एक हाइड्रोजन मैंने अलग से निकाल के बना दिया है ना। यहाँ पर देखो जो कार्बोकेटाइन बनाया है उसके आजू बाजू की पोजीशन आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मैंने जानबूझ के लिए, ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना इंटरमीडिएट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में मैं कोई बेस डालूंगा। बेस क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन मैंने अलग से निकाल के बताया है इसको ले जाएगा, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देके जाएगा, H+ की फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ से H+ निकला और बना क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। तो देखो ओवरऑल एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। जैसे वहां पर देखो, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, जो बीटा एलिमिनेशन था उसमें X और Y आपस में निकल जा रहे थे, पास पास वाले। यहाँ पर X और Y की जगह वो कौन कौन है? X और Y, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन। लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन। तो हम इसको ऐसा अलग से शो करके भी लिख सकते हैं कि ये CH2 था और इधर H था। अब देखो इधर तो लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो बीटा पर जो हाइड्रोजन लगा है
बीटा पर जो हाइड्रोजन लगा है, बीटा कार्बन कैसा, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन बीटा। तो बीटा वाले हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहाँ पर तो आइडेंटिकल है, मैंने जानबूझ के आइडेंटिकल लिया है ताकि मैं कुछ प्रोडक्ट बना पाऊं, तो हमें ज्यादा सोचना ना पड़े कि किसको मैं निकालूं। किसको निकालना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हमारे देखो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब जो रिएक्शन है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। क्या क्या, पहली बात, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, लिविंग ग्रुप के कंसंट्रेशन पर प्रोडक्ट के। लिविंग ग्रुप की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी होगी, वो तो लीव कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ी किया है। तो प्रोडक्ट है उसकी। प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन। रेट का काइनेटिक्स लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा। रेट का काइनेटिक्स आरडीएस में जो रिएक्टेंट होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ही तो प्रोपोर्शनल होता है, कितनी बार बताया है। देखो इसकी पावर में 1 है इसलिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। थर्ड हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। थर्ड हम लोग लिख रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो करवा देंगे, ठीक है। चलिए रीअरेंजमेंट हो रहा है तो करवा देंगे। और बीटा वाला हाइड्रोजन हमेशा रिमूव करना है, बीटा वाला हाइड्रोजन हमेशा रिमूव करना है। बीटा वाला हाइड्रोजन कैसा होगा वो देख लेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या, एज बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। लॉजिक क्या है, लॉजिक वही है जो मैंने SN1 में दिया था कि बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो रीअरेंज होकर कार्बोकेटाइन के स्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्यों है, क्योंकि देखो जो मैंने रिएक्शन लिखा उसमें तो पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह है, लास्ट में प्रोडक्ट में एल्कीन बना है ना, तो पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, जो लीव करने वाले हाइड्रोजन है वो सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। बट हाइड्रोजन के अगर एक से ज्यादा टाइप हो तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है। तो बहुत सारे हमारे पास एल्कीन बनेंगे, उसमें से एक एल्कीन हमें एज ए प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। सारे पाई बॉन्ड अलग अलग पाएंगे तो वो एक तरह से रीजनल आइसोमर मतलब पोजिशनल आइसोमर बनेगा, उनमें से एक को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं कि किसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो मुझे बताओ इन तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ऐसा ऑर्डर पहले आएगा, ज्यादा होगा। हाँ सर। ऐसा ऑर्डर क्यों आएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप अगर हटेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकंड में 2 डिग्री, लास्ट वाले में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। देखो सब कुछ सेम वैसा ही है, SN1 जैसा ही, E1 में सब कुछ SN1 जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, क्या हम लोग बोल रहे हैं सेटजेफ, या फिर उसका एक और नाम होता है क्या, जेटसेव। एल्कीन is formed अच्छा क्या लिख रहा हूं मैं, सेटजेफ और जेटसेव एल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब क्या होता है सेटजेव या जेटसेव एल्कीन, पता है किसी को, सेटजेव या फिर जिसका
सर आवाज नहीं है। सर वॉइस वॉइस आ रहा है? हेलो हाँ हेलो सर। हेलो। यार ये ऐप हैंग कर गया बीच में, जूम। रुक जाओ, चलो अब शेयर करता हूँ स्क्रीन वापस से। कहाँ तक मैंने बोल दिया था? उस मैं वापस से वापस से देन मैंने तक इसको ठीक है, वापस से रीड कर देता हूँ। सिंपल है कि इफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट देन मोर देन वन एल्कीन आर फॉर्म्ड। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है उसको सेजेव एल्कीन बोलते हैं, और जो एल्कीन कम स्टेबल होता है उसको हाफमैन एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, एक तो क्या है मेरा, एक तो सेजेव एल्कीन है, एक हाफमैन एल्कीन है। तो जो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा वो सेजेव होगा, जो लेस स्टेबल होगा वो हाफमैन एल्कीन होगा। ठीक है, और हमारे इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा सेजेव एल्कीन ही मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट is not observed in even reaction। अब इवन का मैकेनिज्म तुम लोग देख लो और मुझे बताओ क्यों नहीं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा? बताओ। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, वो बेस के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन निकल रहा है इससे। ऐसा नहीं है, देखो जो आरडीएस है, आरडीएस वाले में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, सेकंड स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं वो आरडीएस का पार्ट नहीं है, इसलिए उसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होने का मतलब क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन जिस स्टेप में ब्रेक हो रहे हैं वो RDS का, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड Lg, CH ट्रिपल बॉन्ड Lg, PH Lg, Lg,
CH3Lg CH2Lg, है ना। इतने सारे लोग लिख दिए मैंने लिखा these do not give even reaction। मुझे बताओ क्यों नहीं देंगे इवन रिएक्शन ये? कार्बोकेटाइन अनस्टेबल। अनस्टेबल Unstable। सबसे लास्ट वाले में देखो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, वो तो स्टेबल है। सबसे लास्ट वाले में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा ना, वो तो स्टेबल है। CH3 पर बीटा कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे है। सेट, बीटा हाइड्रोजन नहीं है। यस, हम लोग बोल रहे हैं क्या, इन दो केस में, ये दो केस है यहाँ पर, इन दो केस में क्या है, बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो जब बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो किस बात का इवन रिएक्शन ना, तो जब बीटा हाइड्रोजन ही एब्सेंट हो तो इवन रिएक्शन नहीं होगा। तो स्टार्टिंग के 4 में तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, और लास्ट के 2 में बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है। समझ गए? बोलो। हाँ सर। अब इवन रिएक्शन के बारे में जितनी जनरल बातें करनी थी हमने कर दी। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, इवन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं क्या, इवन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का इवन रिएक्शन क्या होगा, इसमें कैसे रिएक्शन होगा। देखो, रिएक्शन करवाने के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल या बेस डालना पड़ेगा, है ना, जिसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं। तो SN1 रिएक्शन में कौन थे न्यूक्लियोफाइल? हम बोलते हैं वीक न्यूट्रल बेस। वीक न्यूट्रल बेस होने चाहिए, लाइक ROH, H2O एक्सेट्रा। क्या यही थे SN1 में भी, जिनको हम वीक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोल रहे थे? बोलो। हाँ सर। जी सर। सेकेंड पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 में भी हमने ये बोला था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, तो इसमें भी बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, इन एल्काइल हैलाइड। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन एंड E1 रिएक्शन। E1 में 1 नीचे लिखते हैं ना, एंड E1 रिएक्शन go parallel and both products are formed। SN1 और E1 हमेशा पैरेलल चलती है एल्काइल हैलाइड में, और दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट, इन जनरल SN1 प्रोडक्ट is the major product। SN1 प्रोडक्ट ही मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। बट as temperature increases, percentage content of E1 product increases। बट जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हम लोग बोलेंगे हमारे E1 का परसेंटेज कंटेंट बढ़ रहा है। पॉइंट्स क्लियर है सारे? जी सर। ठीक है। अब देखो, एक रिएक्शन में करके बता रहा हूं, बाकी तुम्हें खुद से करनी है। समझ गए? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने लिखा क्या, CH3 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 Cl। ठीक है, इसमें रिएक्शन करवाई CH3OH से, हल्का फुल्का हीटिंग भी दे दिया। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे। तो एल्काइल हैलाइड है, यस है। कौन सा रिएक्शन हो सकता है, बेस क्या है, वीक बेस है, अल्कोहल ROH वीक बेस है, वीक न्यूट्रल बेस। तो दो तरह से रिएक्शन हो सकता है, एक तो SN1 हो सकता है और एक E1 हो सकता है। तो SN1 में प्रोडक्ट क्या मिलेगा,
SN1 में सिंपल है, जो Cl होगा वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज का तो कोई चांस नहीं है, तो वो CH3 न्यूक्लियोफाइल उस पर लग जाएगा। बोलो यही होगा। हाँ सर। हाँ सर। अब E1 में क्या होगा, पहले यहाँ पर कार्बोकेटाइन लगेगा, है ना। अब कार्बोकेटाइन के पास वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है, क्या यहाँ पर तीनों ही हाइड्रोजन एक जैसे हैं? देखो ना, CH3 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 हर जगह आइडेंटिकल है, हाँ। तो एक जगह से हाइड्रोजन निकल जाएगा और मेरे को एल्किन मिलेगा, ठीक है। तो जो ये वाला प्रोडक्ट है वो मेजर है क्योंकि SN1 से मिला है, ये वाला प्रोडक्ट है माइनर है। तो देखो ना ही कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कोई भी GI शो नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बोलूंगा? 2। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, चलिए। हाँ, अब एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं मैं करने को, करके बताओ। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? CH3 CH3 CHBr CH3 है ना, उसमें क्या डाला? C2H5OH और हल्का फुल्का हीट कर दिया है ना। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा है, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे बताओ। सर एक बार इसका ऊपर वाला पार्ट दिखाएंगे क्या, पॉइंट्स वाला? कौन सा वाला? सर वो 5 पॉइंट्स लिखवाए थे ना, वो पेज। सर तो फिर सर वो दोनों सर प्रोडक्ट सर। हाँ बोल बोल। सर थर्ड पॉइंट में आपने लिखा है कि SN1 रिएक्शन और E1 दोनों होता है, तो सर जो फाइनल प्रोडक्ट है सर E1 पे ही बेस्ड होता है ना? फाइनल प्रोडक्ट इवन का ही बेस्ड होता है मतलब? सर मतलब थर्ड पॉइंट में सर लिखा है कि SN1 और E1 रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, तो फिर सर जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सर E1 रिएक्शन के बेस पे बनता है ना, बेसिस पे बनेगा ना? फोर्थ पॉइंट देख क्या लिखा है, इन जनरल SN1 प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके ओके सर। 3 products. 3 बनेंगे। 3 एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में है ना, मैं एक बार अपने बात मैं लिख देता हूं, ओनली मेजर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ओनली मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ SN1 एंड E1 कितने बनेंगे? अभी 2 बनेंगे। अब देखो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा है, इधर Br लगा है, अब या तो वो SN1 से जा सकता है या वो E1 से जा सकता है, और हमारे पास C2H5OH है, वीक बेस है C2H5OH, है ना। तो क्या होगा, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है? हाँ सर।
कार्बोकेटाइन 3 डिग्री का हो गया, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना ये? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं नहीं। नहीं है। नहीं। अब इसमें भी सेम है कि पहले मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। अब देखो इसके पास बीटा हाइड्रोजन की कितनी पॉसिबिलिटी है? तो दो पॉसिबिलिटी है। या तो यहाँ वाले बीटा हाइड्रोजन हटाए, जिसको 1 1 नाम दे रहा हूं क्योंकि दोनों सेम है, या फिर यहाँ वाला बीटा हाइड्रोजन हटाए। तो 1 वाले बीटा हाइड्रोजन जाएंगे या 2 वाले? 2 वाले। तो बीटा हाइड्रोजन 2 वाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 वाले से जो एल्कीन एल्किन की बनेगा स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती उस है। एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट हमारा ये मिला और एक प्रोडक्ट हमारा ये मिला, समझ गए? और जो एल्कीन है वो जीआई शो नहीं कर रहा, जीआई शो कर रहा होता तो उसको और काउंट कर लेते हम लोग। तो ये वाला मेजर होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये ओवरऑल में ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? हाँ सर। क्वेश्चन लिख रहा हूं एक। क्वेश्चन क्या है? राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ SN1 and E1 reaction in the following, या फिर ऐसा लिख देते हैं ऑफ द फॉलोइंग ना, ठीक है। SN1 का मेजर प्रोडक्ट लिखना है और E1 का मेजर प्रोडक्ट लिखना है, सेपरेट लिखना है ना। जैसे पहला मैंने दिया ये आई यहां पर लगाए, इसमें क्या डाला है? CH3OH के साथ हीट कर दिया। सेकंड मैंने लिखा है क्या? ऐसा, और CH3OH के साथ हीट कर दिया है ना। थर्ड मैंने क्या लिखा है? थर्ड लिखा है मैंने ऐसा, H2O के साथ हीट किया है ना। इतना ही करो, बताओ। तुम्हारा इसके बाद भी क्लास है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन वापस से दिखाएंगे क्या? लास्ट क्वेश्चन इतना ही है, ये देख ले। हाँ सर, हाँ सर, हो गया।
हो गया क्या? सिंपल है यार, हो जाएगा जल्दी जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। हो गया। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी से कैसे करना है ना। सॉल्यूशन लिखता हूँ नीचे। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है। तो ये दोनों तरह के प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें CH3OH डाला है, हीट किया है। इधर भी CH3OH डाला है, हीट किया है। तो मैं इधर तो SN1 वाला प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, इधर E1 वाला प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। SN1 में देखो क्या होगा, पहले इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। हाँ सर। हाँ ये बना। क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है? हाँ सर। हाँ सर, वो मिथाइल वाले हाँ अटैच होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 3 डिग्री हो जाएगा। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो, OCH3। इसमें क्या होगा? इसमें अगेन वही कार्बोकेटाइन बनेगा। शिफ्ट हो सकता है, हाँ शिफ्ट हो सकता है, तो शिफ्ट कर दो। ठीक है। इसके पास कितने तरह के बीटा हाइड्रोजन है? सर 2। 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन है। ये दोनों तो एक जैसे हैं और ये दूसरा ऊपर वाला अलग है। तो 2 वाला बीटा हाइड्रोजन जाएगा या 1 वाला? सर 1 वाला। ये बनेगा। समझ में आती है बात या नहीं सर। आती? हाँ सर बीटा का पोजीशन जहाँ से लीव किया वहां से गिनना है। जहां से लिविंग ग्रुप, एक्चुअल में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा होता है वो, है ना। जैसे लिविंग ग्रुप ये अल्फा है ना। सॉरी ऐसा नहीं। अब मैं बार बार बीटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो गया। इसके पास में अल्फा, अल्फा के पास वाला है बीटा, है ना। बीटा पर जो हाइड्रोजन होता है वो होता है बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो बीटा पोजीशन यहाँ पर 2 है। बट एक्चुअल में क्या है कि मेरा कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर गया है, तो कार्बोकेटाइन के पास वाला जो हाइड्रोजन होगा ना, हमेशा वही लीव करता है। हाँ सर। तो उसको मैं बीटा हाइड्रोजन ही बोलूंगा। कार्बोकेटाइन के पास वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि कार्बोकेटाइन को अल्फा नाम दे दो। अबे यार, ऐसा मान लो कार्बोकेटाइन को अल्फा नाम दे दो। कार्बोकेटाइन वाले कार्बन को अल्फा नाम दे दो। ये बीटा और ये बीटा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? ऐसा है। हमारे को देखो क्या दिया था, हमारे को दिया था 5 मेंबर का रिंग है। अरे यार, एक तो बैठ बैठ के पढ़ाने में कमर ही दर्द हो जाता है, ऐसा है ना। अब इधर CH3OH है, ठीक है। इधर भी सेम क्या है, CH3OH है ना। मान लीजिए इधर SN1 रिएक्शन होगा, इधर E1 रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊं, कार्बोकेटाइन बना दूं। अब बताओ पहले तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा या नहीं होगा? होगा। सर नहीं होगा। बोलो बोलो। रिंग एक्सपांशन होगा। 5 मेंबर की रिंग के बाहर पॉजिटिव है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पर 1, 1 के पास वाला 2, 2 के पास वाला 3। हम क्या करते हैं, 2, 3 का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, 1, 3 का बॉन्ड फॉर्म करते हैं और चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 2 पर आ जाता है। देखो कुछ ऐसा बनेगा। 6 मेंबर का रिंग बना दिया, फिर 1 पर 2 मिथाइल लगा दिया और उसके पास वाले पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्या अभी भी रीअरेंजमेंट हो सकता है? CH3 हाँ शिफ्ट। सर। हाँ सर। मिथाइल शिफ्ट होगा, ऐसा हो गया। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। अब क्या करना है? अब तो कुछ नहीं करना, अब बस न्यूक्लियोफाइल लगा दो। न्यूक्लियोफाइल आएगा, OCH3 यहाँ लग गया, ठीक है। अब इसमें भी देखो अल्टीमेट में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना। अब देखो वापस ये अल्फा, तो ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। कितने तरह के बीटा हाइड्रोजन है? 3। सर 3। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3,
है ना। ये तो सब्स्टिट्यूशन का मेजर प्रोडक्ट है SN1 का। अब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 में से कौन सा जाएगा? सर बीटा बीटा 3 2 जाएगा। अरे भैया बीटा 2 जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आता ना कौन जाएगा, तो ऑप्शन क्या है, सारे बीटा निकाल निकाल के देख लो, जिससे स्टेबल एल्किन बनेगा वही जाएगा। तो बीटा 2 से देखो, सबसे स्टेबल एल्किन बीटा 2 से मिलेगा, बीटा 3 से या बीटा 1 से नहीं मिलेगा। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 सिंपल है। तो सॉल्यूशन नंबर 3 इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसा है, 4 मेंबर ये चेन है ऐसा। इधर मान लो, इधर मैं SN1 का देख रहा हूँ, H2O के साथ हो रहा है काम, है ना, हीट के साथ। इधर मान लो मैं E1 देख रहा हूँ, हीट भी है H2O भी है। पहले तो कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें भी बना दो, इसमें भी बना दो। क्या रीअरेंजमेंट की चांस है? नहीं। नहीं सर। नहीं है, कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, कायरल प्रोडक्ट है, वो सब है, वो तो हम देख ही सकते हैं ना, स्टार लगा देता हूँ, कायरल प्रोडक्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें 2 बीटा हाइड्रोजन है, देखो ये बीटा 1 ये बीटा 2, कौन जाएगा? बीटा सर 1। बीटा 1 जाएगा। समझ गए? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, हम लोग इवन के बारे में पढ़े ही जा रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। एक रिएक्शन तो ये है CH3 CH इधर Br है। रिएक्शन को हीट किया है H2O के साथ, है ना। एक रिएक्शन है CD3 CH Br, एक में H2O के साथ हीट किया है। इस रिएक्शन का रेट R1 है, इस रिएक्शन का रेट R2 है ना। अब हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इफ वी कंसीडर एलिमिनेशन रिएक्शन। बताओ R1 R2 में रेट क्या होगा, रिलेशन क्या होगा? इक्वल होंगे। बताओ, सभी लोगों को लगता है इक्वल होंगे? हाँ सर इक्वल होगा। इक्वल होंगे, क्योंकि हमने बोला था कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो इवन रिएक्शन है उसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि लिविंग ग्रुप का लीव करना आरडीएस का पार्ट है, ना कि कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड का ब्रेक होना। समझ गए? बोलो। हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ओनली एलिमिनेशन ही डिटरमाइन करना है ना, डिटरमाइन एलिमिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। एलिमिनेशन प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है ना, बार बार हम लोग सब्स्टिट्यूशन को नहीं लिख रहे, क्योंकि हमारा मेन काम तो एलिमिनेशन को पढ़ना है ना। पहला है ये बेंजीन है, उसके बगल में CH है, उसके बगल में CH है, उसके बगल में Br है, फिर CH है, फिर Me है, फिर Me है। रिएक्शन किससे हो रहा है, CH3OH के साथ हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट? सेकंड है 4 मेंबर का रिंग है, Br लगा है, H2O के साथ हीट कर दिया है। थर्ड क्या है, ऐसा 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 7 मेंबर का रिंग है, इधर पीएच लगा है, इधर Br लगा है, हीट कर रहे हैं H2O के साथ, क्या होगा? जल्दी से बता दो एलिमिनेशन प्रोडक्ट तीनों में।
हाँ सर। हो गया क्या? हाँ ओके चलिए, हो गया तो करते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, है ना। सॉल्यूशन नंबर 1 हमारे को क्या दिया है, हमारे को ऐसा दिया है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 कम लगा दिए क्या कार्बन? टू 3 4 अभी ठीक है। यहाँ पर लगा है Br, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, CH3OH के साथ हीट कर रहे हैं ना। तो क्या करें, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना ले। क्या कार्बोकेटाइन शिफ्ट होगा? हाँ सर। हाँ शिफ्ट होके किधर जाएगा, लेफ्ट में या राइट राइट में? साइड, बेंजीन की राइट राइट साइड। मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल जहाँ पे लगे। कार्बोकेटाइन लेफ्ट में जाएगा, राइट में नहीं जाएगा। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन अगर 2 डिग्री का होता है तो वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन अगर 1 डिग्री का हो तो 3 डिग्री से कम स्टेबल होता है। ठीक है, अब बीटा हाइड्रोजन की तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ओनली वन, यही बीटा है बस, इसके अलावा तो बीटा है ही नहीं। तो ठीक है, समझ गए? हाँ बोलो। अब इसमें दोनों बन सकते हैं, ई और जेड दोनों बन सकते हैं, क्योंकि ये जीआई शो करेगा इसलिए। चलो सॉल्यूशन नंबर 2, उसमें क्या है, हमारे पास 4 मेंबर का रिंग है जिसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ है ना, H2O के साथ हीट किया है। तो पहले ये बनेगा, 5 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर की रिंग के बाहर पॉजिटिव है, 1 2 3, 2 3 का बॉन्ड ब्रेक करो, 1 3 का बॉन्ड फॉर्म करो। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? मिथाइल शिफ्टिंग होगा सर। अरे यार बनाने तो दे पहले। ये 5 मेंबर का रिंग बन गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, शिफ्टिंग होगा मिथाइल का, 5 मेंबर का रिंग है, यहाँ और यहाँ ऐसा बनेगा। बोलो। हाँ सर। अब 3 बीटा है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, कौन सा बीटा जाएगा? बीटा 1। बीटा 1 जाएगा, माइनस में H प्लस लिखते हैं हम लोग इसको, ऐसा होगा, समझ गए? सॉल्यूशन नंबर 3, उसमें क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास कुछ ऐसा है, एक 7 मेंबर का रिंग है, इधर पीएच लगा है, इधर Br लगा है, हमने क्या डाला, H2O के साथ हीट किया, तो क्या होगा, 7 मेंबर का रिंग तो 7 मेंबर का ही रहेगा, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर पीएच आ गया। 7 मेंबर के रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या होता है? ये मेंबर की रिंग हो जाएगी। तो देखो ये 1, उसके पास वाला 2, उसके पास वाला 3, अब 1 2 3 ऊपर एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों लिखे, क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिखे? तुम लिख के देख लेना, उससे स्टेबल नहीं मिलेगा, जिससे मोस्ट स्टेबल मिलता है वही हम लोग लिखते हैं। चलो ठीक है, फिर अच्छी बात है। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 3 का बॉन्ड तो ब्रेक करते हैं और 1 3 का बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। 6 मेंबर का तो रिंग बना दो, ठीक है। अब क्या करें, यहां पर तो पीएच था, और कैसे बनेगा यार, ऐसा ही बनेगा क्या? हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज 2 पे चला गया तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब एक बार और शिफ्ट होगा,
पॉजिटिव चार्ज एक बार और शिफ्ट हुआ, किस पर आ गया, यहाँ पर, और ऊपर पीएच ऐसा। अब बीटा हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर बीटा 1 है, यहाँ पर बीटा 2 है, यहाँ पर बीटा 3 है, कौन सा बीटा निकलेगा? कौन सा बीटा निकलेगा? 2। 3। इस पाई बॉन्ड को पीएच का रेजोनेंस भी तो मिलेगा, बोलो। हाँ समझे? हाँ सर। चलिए, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहले एक बार समराइज कर लेता हूँ। हमने सबसे पहले E1 रिएक्शन के बारे में जनरल बातें करी, ठीक है। फिर E1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ा, और फिर कुछ उसके एग्जांपल्स करे जो हमें समझ में आ गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट E1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो देखो, हमने बोला था E1 और SN1 एल्काइल हैलाइड में तो पैरेलल चलती है क्योंकि रिएजेंट सेम है। एल्कोहल में क्या फंडा है? एल्कोहल में हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं रिएजेंट की, कि भैया रिएजेंट क्या होगा। तो रिएजेंट हम लोग इसमें बोलते हैं, रिएजेंट होंगे ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 एक्सेट्रा। इस तरह के रिएजेंट हमें देखने को मिलेंगे किसमें, इसमें E1 रिएक्शन में। रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, RCH2CH2OH है। तो सबसे पहले तो ऑक्सी एसिड लिया तो एसिडिक ही होगा सब कुछ, ये इस पर अटैक करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? बीटा हाइड्रोजन लीव करेगा। वाटर रिमूव हो जाएगा, OH2 प्लस मिलता है तो वाटर रिमूव हो जाता है। हमारे पास क्या मिला? हमारे को कार्बोकेटाइन मिला, ठीक है। कार्बोकेटाइन मिला तो ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन तो रीअरेंज हो सकता है, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर मोस्ट स्टेबल टाइप बना लिया, ऐसा हो गया। अब क्या हुआ, CH3 आ जाएगा इधर, और इधर बीच में CH हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गई। अब यहां से बीटा हाइड्रोजन निकालकर स्टेबल एल्कीन बनाना है, जो स्टेबल बने वो बना दो। मान लीजिए मेरे लिए तो यही सबसे स्टेबल था तो मैंने ये बना दिया, तो ये क्या है, स्टेबल। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है कि OH को सिंपली रिमूव करना है और उसके पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव लगा देना है, ठीक है। उसके पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, फिर उसको स्टेबल, अगर वो स्टेबलाइज हो रहा है तो स्टेबलाइज कर दो बाय रीअरेंजमेंट, कौन, कार्बोकेटाइन, फिर बीटा हाइड्रोजन निकाल दो। समझ में आया मैकेनिज्म? हाँ। अब इस रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इट इज एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, देख लो भले इसको ध्यान से। इसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, H2O निकल गया ना, दिख रहा है H2O निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बोलो। हाँ तो अल्कोहल हाँ। से ये डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। अगर एल्कीन का हाइड्रेशन कर दें तो अल्कोहल बनता है, मतलब एल्कीन का हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हमने पढ़ा था ORM2 में, एल्कीन का एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन पढ़ा था ORM2 में, यहाँ पर अल्कोहल का एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैंने ये बात वहां पर भी लिखवाई थी, कौन सी, जो अभी मैं लिख रहा हूं, देखो क्या, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन of alcohol and acid catalyzed hydration
of alkene are रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या ये चीज मैंने तुम्हें ORM2 में भी लिखवाई थी क्या? ठीक है, वहां पर भी लिखवाई थी, इसलिए मैं यहाँ पर भी लिखवा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, HX and H2SO4 both are strong acid, बट हम लोग HX यूज नहीं करते, H2SO4 यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? HX यूज नहीं करते, हमेशा ऑक्सी एसिड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं बट HX gives substitution reaction with alcohol। वो हमने पढ़ा भी है ORM3 में, HX अल्कोहल के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, while H2SO4 मतलब ऑक्सी एसिड है जो gives एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जबकि H2SO4 क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन हमें देता है। तो सब कुछ सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा अलग नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, तुम्हें कंप्लीट करनी है ना, फिर इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट करना है। रिएक्शन नंबर 1, इसमें हमने क्या डाला है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, हीट किया है। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2 क्या है? इसमें भी सेम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, हीट किया है। रिएक्शन नंबर 3 क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, हीट किया है। ठीक है, रिएक्शन नंबर 4 क्या है? इसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, हीट किया है। ये 4 करो पहले, है ना, फिर आगे बात करते हैं। पहले ये 4 कर लो। ये थर्ड वाले में पाई बॉन्ड थोड़ा सा इधर है, मैंने उधर लगा दिया। यहाँ है। कल और लेक्चर है ना हमारा अभी तो? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ORM4 के बाद वैसे तो मेटलर्जी पढ़ाने का है, बट मैं तुम्हें क्वालिटेटिव पढ़ाऊंगा पहले, क्वालिटेटिव एनाइन। ठीक है, वो थोड़ा इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, उसको मैं सोच रहा हूँ पहले पढ़ा दूं। सर हो गया। हो गया। हाँ सर। थर्ड वाले में क्या प्रोडक्ट मिला? जहाँ कार्बोकेटन बना वहीं डबल बॉन्ड। ठीक है, तुमने थोड़ा मिस्टेक किया है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो, इसमें क्या होगा?
कार्बोकेटाइन यहाँ मिलेगा, ऐसा बनेगा फर्स्ट में, बोलो। हाँ सर। सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना, क्या रीअरेंज होगा, हाँ होगा। रीअरेंज होकर कार्बोकेटाइन इधर आ गया है। अब एल्कीन कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर लगेगा एल्कीन, बोलो। हाँ ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट दिया है ना। इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ होगा, ऐसा बनेगा, पहले तो पॉजिटिव ऐसा बनेगा, बोलो। हाँ सर 5 मेंबर की रिंग के बाहर पॉजिटिव है, 5 मेंबर की रिंग के बाहर पॉजिटिव है, ये 1 ये 2 ये 3, 2 3 का बॉन्ड ब्रेक करो, 1 3 का बॉन्ड फॉर्म करो, है ना, और 2 पर पॉजिटिव लाना है, तो ऐसा कुछ बनेगा, है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 पर पॉजिटिव लाना है, मतलब ये रहा, ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ बनेगा, सिंपल है, यहां तक समझ आया। बोलो यार। हाँ सर। अब बीटा 1 और बीटा 2 में से कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, बीटा 2 बीटा 2 बीटा 2 जाएगा, क्योंकि बीटा 1 वाला हाइड्रोजन चला गया तो पास पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो तो पॉसिबल नहीं, तो ऐसा बनेगा, समझ गए। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन। क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ यहाँ, क्लियर है। चलिए हाँ पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होगा, पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज हो सकता है, ऐसा होगा, बोलो। हाँ अब देखो बीटा हाइड्रोजन की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, बीटा 1 बीटा 2 तो रिंग में है और बीटा 3 रिंग के ऊपर है, बट यहां से हम लोग नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलते हैं हमारे को एक और स्टेबल एल्केन मिल सकता है, कैसे, इसको इधर ले जाओ, रेजोनेंस करवाओ, तो ये मिला, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बीटा निकालो, तो हमको एक एरोमेटिक एल्कीन मिला है जिसको टॉलुइन बोलते हैं, अभी ज्यादा स्टेबल है मेरा प्रोडक्ट, हाँ सर। समझे कैसे करना है। हाँ सर सर आपने वो सेकंड स्टेप में रेजोनेंस क्यों करवाया? रेजोनेंस नहीं करवाता तो मेरा प्रोडक्ट ये मिलता, ये मिलता, हाँ बट हमें तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन चाहिए, तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन के लिए एक बार मैंने रेजोनेंस करवा दिया, रेजोनेंस तो हो ही सकता है ना, हाँ ठीक है। हमें सारी चीजें सोच के चलनी पड़ेगी, है ना। देखो 4 एग्जाम्पल करवा दिए, 2 एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, वो दोनों करो। एक तो है ये, दोनों अल्कोहल निकालने पड़ेंगे, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहा हूँ ना, हीट भी कर, और एक है ये, तीनों अल्कोहल निकालने पड़ेंगे, करो।
हुआ क्या? हाँ सर, बताओ क्या है, बोलो। बेंजीन मेंबर, बेंजीन रिंग बेंजीन बन रहा है दोनों में ही या एक में? दोनों में। ठीक है, दोनों में बेंजीन बनेगा, ये बात तो सही है। बनेगा कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऐसा बनेगा, ऐसा मिलेगा सबसे पहले, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। वन वन के बाद टू, टू के पास में थ्री, ऐसे इधर भी वन के पास में टू, टू के पास में थ्री। 1 3 का बॉन्ड फॉर्म करो, 2 3 का बॉन्ड ब्रेक करो, 1 3 का बॉन्ड फॉर्म करो, 2 3 का बॉन्ड ब्रेक करो। दोनों तरफ से एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ बनेगा, ये दिखने में थोड़ा खतरनाक लगेगा, अभी देखना। पॉजिटिव चार्ज 2 पर आ जाएगा, ऐसा दिख रहा है। हाँ सर। इसको थोड़ा अच्छे से बना दो, अच्छे से बना दो मतलब ऐसे बना दो। डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, पास के पास वाला कार्बन मतलब यहाँ पर पॉजिटिव, और उसके भी पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव। अब इसके रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इधर, ये यहाँ, ये यहाँ, बन गया बेंजीन। हाँ सर। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। 3 मेंबर की रिंग है, 3 बार पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम एक एक कर कर एक्सपेंशन करते हैं ना, तो उससे ज्यादा समझ आएगा। वैसे तो एक बार में भी मैं कर सकता हूँ। 1 के पास में 2, 2 के पास में 3, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे बना दो यार, ताकि थोड़ा बनने में दिखने में सही लगे, ऐसा बना दो। 1 के पास में 2, 2 के पास में 3, 3 आइडेंटिकल है, किसी को भी दे दो। 1 3 का बॉन्ड फॉर्म करो, 2 3 का बॉन्ड ब्रेक करो, तो क्या मिलेगा, ऐसा 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 ऐसा। 4 मेंबर करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अब 2 पर आ गया है, मतलब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, समझ गए। कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो, इसके कार्बन में ये कार्बन है, उसके पास वाला कार्बन यहाँ पर 2 पर पॉजिटिव आ गया है, और उधर से एक दूर चला गया है। बोलो ऐसा ही होगा। सर। हाँ सर। अब इसमें अगेन, जैसे मान लो ये 1, ये 2, ये 3, है ना। ऐसे 2 बार और एक्सपेंशन करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा वो मैं बना देता हूँ, है ना। फाइनली हमको कुछ ऐसा मिलेगा। 6 मेंबर का रिंग करेंगे, एक बार एक्सपेंशन हुआ तो 3 मेंबर का रिंग 4 का हो गया, फिर एक बार और करेंगे तो 4 से 5 का हो जाएगा, एक बार और करेंगे तो 5 से 6 का हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट पोजीशन पर प्लस चार्ज मिलेगा, और सभी पर हाइड्रोजन रहेगा इधर इधर। तो सभी के पास पास वाले बीटा हाइड्रोजन को निकाल दो, तो हमारे को ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। मान लो इसके लिए ये बीटा है, इसके लिए आगे वाला बीटा है, इसके लिए ये आगे वाला बीटा है, सभी के लिए बीटा बीटा को निकाल दो, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, बेंजीन। समझ गए। हाँ सर। हाँ सर। ठीक। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमको टेम्परेचर स्पेशली मेंशन करके दे देता है। वैसे तो क्या होगा, अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो क्या होगा, सिंपल हमको एल्कीन ही बनाना है। बट कभी कभी अगर टेम्परेचर मेंशन करके दे दे तो क्या करना है हमको, तो वो मैं बना के बता देता हूँ, मैं नोट लिख देता हूँ, है ना। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे एक तो ROH है, पेन का थोड़ा छोटा कर लेते, हमारे पास ROH है, अल्कोहल ही है हमेशा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है तो एक प्रोडक्ट तो इसमें हम लोग ये बना सकते हैं,
और सेम अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और टेम्परेचर मेंशन किया है 140 डिग्री के आसपास, तो हम उसमें एक प्रोडक्ट बनाते हैं ईथर। ये एनसीईआरटी में लिखा है ये रिएक्शन। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और टेम्परेचर मेंशन किया है कितना, 170 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में हम लोग एल्कीन बनाते हैं, जो अब तक हम लोग बनाते आए हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। वैसे जनरली तो हम लोग क्या होगा, हमें एल्कीन ही पूछेगा, ये नोट वाला पॉइंट कहीं पूछने वाला नहीं है, बट एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मैंने लिखवा दिया है तुम्हें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया है ना। एक डेढ़ लेक्चर का चैप्टर और बचा, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। होमवर्क मैंने तुम्हें दे दिया है, ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं ना। ओके सर। ओके सर।